डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 201 से लेके 220 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 201 में गिवन है कि ट्रांसवर्स जॉइंट्स हैं वो कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसने आंसर ये 17 to 27 मीटर दिया है और ये IRC का कोड है 6501/1985। इसमें ये जॉइंट्स की स्पेसिंग में बारे में गिवन है और जो आंसर में और बाकी ऑप्शंस में जो रेंज दी है वो ऐसी रेंज कोई भी नहीं बन रही है इस स्पेसिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर स्पेसिंग गिवन है डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट्स के अकॉर्डिंग। ये 4.5 मीटर है अनरेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब के लिए। उसके बाद रेनफोर्स्ड स्लैब विद एक्सपांशन जॉइंट्स ओनली है, तो फिर यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स नहीं देंगे। रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब विद एक्सपांशन एंड डमी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट अगर है तो उस केस में स्पेसिंग है वो 7.5 से लेके 17 मीटर तक वेरी करेगी और ये डिपेंड करता है कि थिकनेस कितनी है स्लैब की। ऑप्शन में उसने एक तो ये वाली वैल्यू ली है और दूसरा उसने लिया 27 मीटर, जो कि ये यहाँ पर गिवन है। तो ये दोनों स्पेसिंग सेम टाइप के वो भी नहीं है और ऐसे कोई मैक्सिमम और मिनिमम भी इसने चूज नहीं किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरे एडवाइस ये है कि आप जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे तो एक तो ये स्पेसिंग काफी बार पूछी जाती है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स की जो स्पेसिंग होती है मिनिमम, तो ये आप याद रख सकते हो। और जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं उनके लिए ये है 27 कम से कम, और अगर इस टाइप का पेमेंट है तो उसमें है 45 मीटर। तो आप ये दो वैल्यू याद रख सकते हो। क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है वो कोई भी करेक्ट नहीं है, उसमें कोई भी लॉजिकल रेंज नहीं बन रही है। क्वेश्चन 202 में गिवन है कि कहीं पे हमें थिकनेस की एक लेयर प्रोवाइड करनी है और हमें उसकी मिनिमम थिकनेस इतनी रखनी है कि कैपिलरी राइज जो हो रहा है वो कट ऑफ हो जाए। अगर थिकनेस कम रखी है तो कैपिलरी राइज के कारण वाटर राइज होगा और उसके ऊपर की जो लेयर है उसमें पहुंचेगा। तो इसको रोकने के लिए, कट ऑफ करने के लिए हमें मिनिमम थिकनेस है वो कितनी रखनी चाहिए, ये पूछा गया है। और जो बुक्स है उनमें तो ज्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं इंफॉर्मेशन इस कट ऑफ थिकनेस के लिए, बट IRC का जो कोड है 34/2011 उसमें एक टेबल गिवन है रिकमेंडेड थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ कैपिलरी कट ऑफ, और ये थिकनेस है mm में। और यहाँ पे फाइन सैंड का जो कॉलम है उसमें दो ऑप्शन है, एक 350 एक 300। 350 तब होगा जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स 5 से ज्यादा है, 300 होगा जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 5 से कम है। बट ये दोनों ही ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल साइज फाइन सैंड का इसने दिया है वो दिया है 425 माइक्रोन टू 2 m। इसी कोड में ये 7 नंबर टॉपिक है सुटेबल कैपिलरी कट ऑफ। 8/d रेज़ टू पावर ये है 0.92। D1 और D2 है एक अपेरेचर साइज जिससे फ्रैक्शन जिससे वो पास हो रहा है जो फाइन सैंड है, तो ये अपेरेचर साइज इसका हो जाएगा 2 mm और जिस पे रिटेन हो रहा है वो हो जाएगा 425 माइक्रोन। तो अगर ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख के और इसके अकॉर्डिंग थिकनेस कैलकुलेट करें तो D आ जाएगा, ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा mm में, तो आ जाएगा 0.425। तो 2 into 2 into 0.425 डिवाइडेड बाई 0.425 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.7, और उसको अगर इस फॉर्मूले में हम रखते हैं तो ये 8/0.7 रेज़ टू पावर है 0 सेंटीमीटर। तो ये भी 9.39 सेंटीमीटर भी ऑप्शंस में नहीं है। यहाँ पर जो आंसर इसने दिया है ये 76 सेंटीमीटर दिया है, बट IRC 34 जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो ऐसा कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। मे बी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है। 203 में भी सेम चीज पूछी गई है कि मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर जो है कैपिलरी के राइज के कारण जो हो रहा है उसको रोकने के लिए थिकनेस ऑफ कट ऑफ लेयर ऑफ कोर्स सैंड कितना होना चाहिए। तो अभी जो हमने टेबल देखी रिकमेंडेड थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ कैपिलरी राइज जो कि गिवन है IRC 34/2011 में, इसमें पूछा गया है कोर्स। तो कोर्स सैंड के लिए दो वैल्यूज है 150 mm और 100 mm। 100 mm तब होगा जब सैंडी नेचर है
तो कोर्स सैंड है तो सैंडी नेचर होगा, और ऐसा उसमें सिल्ट और क्ले का कंटेंट ज्यादा है, ऐसा कुछ ऑप्शन उसमें मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 100 mm या 10 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 205। क्वेश्चन 204 है, वो भी सेम ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर भी थिकनेस पूछी गई है और सैंड है वो कोर्स सैंड है, बट यहाँ पर सबग्रेड और वाटर टेबल है, उनमें वाटर लेवल है वो सेम है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो टेबल देखी थी वो थी अगर 0.6 से लेके 1 मीटर तक का डिफरेंस हो वाटर लेवल में, तो सेम लेवल पे हो उस केस के लिए अलग से कोई टेबल मुझे इस IRC कोड या बुक्स में कहीं पर भी नहीं मिल पाई है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो दो ऑप्शन है जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, 150 mm और 100 mm। यहाँ पे इसने आंसर दिया वो 15 सेंटीमीटर मीन्स 150 mm दिया है, बट ये उस केस के लिए था जब इसमें सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स ज्यादा हो सैंड में, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 205। क्वेश्चन 205 में पूछा है कि कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड पेमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, तो वर्किंग स्ट्रेंथ कब गेन कर लेता है। तो हमें पता है कंक्रीट और सीमेंट जो भी है इनकी वर्किंग स्ट्रेंथ होती है 28 डेज पे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 206। इसमें पूछा है कि कंक्रीट का स्लैब अगर कहीं पे हमें प्रोवाइड करना है तो उसकी इंटीरियर थिकनेस कितनी होगी। अगर व्हील लोड है वो 6300 kg है और परमिसेबल फ्लेक्सिबल स्ट्रेस है वो 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन 206 में पूछा है कि कंक्रीट स्लैब की इंटीरियर थिकनेस कितनी होगी अगर व्हील लोड है वो 6300 kg है और परमिसेबल फ्लेक्सिबल स्ट्रेस है वो 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर कॉर्नर स्ट्रेसेस का गोल्डबैक ने जो फॉर्मूला दिया था हम वो अप्लाई करेंगे, और वो है सिग्मा सी इज इक्वल टू 3p/h स्क्वायर। यहाँ से h कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 इंटू 6300, p जो व्हील लोड है पॉइंट लोड के जैसे वो एक्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय 21 इसका रूट। ये आई है कॉर्नर पे थिकनेस। इंटीरियर पे थिकनेस होगी वो इससे कम होगी, वो होगी 0.85 इंटू h, और ये 0.85 इंटू 30 अगर आप रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा 25.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 207। क्वेश्चन 207 में एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पर मीटर विड्थ है वो हमें कैलकुलेट करना है। लेंथ गिवन है 20 मीटर, डिजाइन व्हील लोड है 6300 kg और परमिसेबल स्ट्रेस है वो 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने का। W यहाँ पे वेट होगा kg पर मीटर स्क्वायर में, मतलब इसकी जो स्पेसिफिक वेट होता है उसको हम थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये W आ जाएगा। F है वो फ्रिक्शन फैक्टर है जिसको 1.5 वैल्यू लेते हैं, L है वो लेंथ है, S है वो वर्किंग स्ट्रेस है जो यहाँ पर गिवन है 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील कंक्रीट पेमेंट होता है उसके लिए कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से भी ऐसी कुछ वैल्यू नहीं आ रही है जो ऑप्शंस में गिवन है, प्लस यहाँ पे इसने यूनिट जो दिए वो एरिया की यूनिट नहीं है, यहाँ पे इसने साफ साफ लिखा एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, और यहाँ पर यह दे रहा है कि कितना केजी ऑफ स्टील है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में रिक्वायर्ड होगा, और ये भी थोड़ा सा रियलिस्टिक सी यूनिट नहीं लग रही है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम 80 kg 90 kg का स्टील है वो प्रोवाइड कर सके। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूं मैं। एक तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये सही नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो या तो कैंसिल होंगे या बोनस होंगे, क्योंकि जो पूछा गया है और जो ऑप्शन दिए उनके यूनिट नहीं सेम है। लॉजिक इसका ये होता है, आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा इसके बेस पे तो फिर आगे कर लेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 208। क्वेश्चन 208 में पूछा है कि नीचे दिए गए पेमेंट में से फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन से हैं। तो सारे ही फ्लेक्सिबल पेमेंट है, आंसर ऑप्शन ई होगा। लीन कंक्रीट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ए बी और सी तो क्लियरली आपको आइडिया होगा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है वो ई ही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 209। इसमें पूछा है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसके डिजाइन में हम कौन कौन सी चीजें कंसिडर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ही कंसिडर किए जाते हैं यहाँ पे। इनसे आंसर की मैं आंसर ऑप्शन सी दिया है
बट इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। व्हील लोड भी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबग्रेड कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, और क्लाइमेट रीजन भी इसको अफेक्ट करता है। और रेफरेंस के लिए वैसे तो आप कोई सा भी बुक में देखोगे तो मिल जाएगा ये। बाकी एसपी बिंद्रा की जो हाईवे की बुक है उसमें पेज नंबर 9.4 पे ये गिवन है फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं पेमेंट डिजाइन को। उसके अलावा हाईवे में भी गिवन है पेज नंबर 335 पे, हाईवे की जो खन्ना एंड जस्तो की बुक है उसमें पेज नंबर 335 पर गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 210। क्वेश्चन 210 में पूछा है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो किस पे बेस्ड है। तो ये तीनों ही पॉसिबल है, कुछ फॉर्मूले कुछ मेथड वगैरह जो इंपेरिकल है, इंपेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंट करके हमने फाइंड आउट किया कि जैसे थिकनेस कितनी रखनी है। मैथमेटिकल एनालिसिस जहां पे हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे, कंसेप्चुअल उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, उसको अप्लाई करके फिर कैलकुलेट करेंगे थिकनेस वगैरह बाकी पैरामीटर्स जो है। और सी में है कि इन दोनों के बीच का कोई कॉम्प्रोमाइज। तो आंसर ऑप्शन सी दिया है, बट इसने मेंशन नहीं किया कि किसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो वैसे देखा जाए तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के तीनों ही मेथड पॉसिबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 211। क्वेश्चन 211 में पूछा गया है कि कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियो जो सीबीआर रेशियो का टेस्ट होता है उस मेथड में फ्लेक्सिबल पेमेंट है, उसको उस मेथड से डिजाइन करना ज्यादा एक्यूरेट क्यों है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आंसर इसने सी दिया है, और ये स्टेटमेंट एक बुक में गिवन है जब उसने कंपेयर किया इसको ग्रुप इंडेक्स मेथड से, कि ग्रुप इंडेक्स मेथड है उसमें ऐसा होता था, कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियो में ऐसा होता है। ग्रुप इंडेक्स मेथड में हम जस्ट पार्टिकल साइज को कंसीडर करते हैं, जबकि यहाँ पे जो रोड मेकिंग मटेरियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम कंसीडर करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक भी स्पेसिफिकली जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 212। 212 में दिया है कि नीचे दिए गए जो पेमेंट्स है इनमें से फ्लेक्सिबल पेमेंट्स कौन सा है। तो ये सारे ही फ्लेक्सिबल पेमेंट है, तो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। वैसे तो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट्स, ऑब्वियसली बुक में अपने बीटेक टाइम में भी पढ़ा होगा। अगर बेसिक से बिल्कुल इसको समझना है तो इतना सा है कि जैसे कि आपने यहाँ पे एक बहुत मोटी थिक लेयर एक ली है, इस पे अगर आप लोड लगा रहे हो तो ये बेंड नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगी और ये बहुत ज्यादा लोड नीचे ट्रांसफर नहीं करेगी। और दूसरा अगर ले फॉर एग्जांपल आपने ये कोई फैब्रिक की लेयर ली है और इस पे अगर आप लोड लगाओगे ये फटाफट बेंड हो जाएगी और फिर ये अपना लोड है वो नीचे की लेयर को ट्रांसफर करेगी। तो ये मैकेनिज्म होता है फ्लेक्सिबल में। ये होता है रिजिड में कि रिजिड एक लेयर है तो वो नीचे फिर उतना लोड ट्रांसफर नहीं करते। तो ये सारे ही फ्लेक्सिबल के पार्ट है, टाइप है, सॉरी। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 213। क्वेश्चन 213 में पूछा है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो कौन सी है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बॉटम मोस्ट है सोइल सबग्रेड, उसके बाद है सोइल बेस कोर्स, फिर बेस कोर्स और उसके बाद सरफेस कोर्स। जबकि रिजिड पेमेंट है उसमें 3 ही लेयर होती हैं। सबसे नीचे वाले इसमें भी सोइल सबग्रेड होता है, बट इसमें जो सब बेस कोर्स था वो मिसिंग है, वो नहीं होता। इसमें बेस कोर्स होगा, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट स्लैब होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोइल सबग्रेड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 214। क्वेश्चन 214 में पूछा है कि सीमेंट ग्राउटेड पेमेंट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ये है सेमी रिजिड पेमेंट, आंसर होगा ऑप्शन बी। सीमेंट ग्राउटेड पेमेंट में सबसे पहले एक एग्रीगेट्स की लेयर बिछा दी जाती है। 18 to 25 mm की साइज के एग्रीगेट्स लेते हैं और उसकी लेयर करके हम रोल कर देते हैं, ड्राई रोल। उसके बाद एक ग्राउट बनाया जाता है। सीमेंट का कोर्स सैंड के साथ में थिक पेस्ट होता है जिसको ग्राउट बोलते हैं। तो कोर्स सैंड है उसमें सीमेंट है और वाटर है, और जो पोर्शन है सीमेंट टू सैंड है वो है 1:1.5। तो ये थिक सा एक पेस्ट होता है जिसको स्प्रेड करते हैं जो एग्रीगेट्स की लेयर थी उस पे, जैसे एग्रीगेट्स है। उसके बाद इस पेस्ट को इसके ऊपर
स्प्रेड किया जाता है और इसको नीचे सीप होने दिया जाता है। जैसे सीपेज वाटर धीरे धीरे पोर्स के बीच में से फ्लो होता है, उसी तरीके से ग्राउट भी स्लोली जो एग्रीगेट्स के बीच में स्पेस बचा हुआ है उसमें से नीचे पास होगा। तो नीचे पास इसको होने दिया जाता है और उसके बाद जो पेमेंट बनता है वो होता है सीमेंट ग्राउटेड पेमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 215। इसमें गिवन है कि पेमेंट की थिकनेस हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी पेमेंट की तो हम थिकनेस रिड्यूस कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, हम कॉम्पैक्ट करें अगर सोइल को कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एनहांस होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। या फिर स्टेबलाइज कर दें, सोइल को स्टेबलाइज करना भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करना है, या ड्रेनेज ऑफ सोइल कर दें। अगर सैचुरेटेड सोइल है या मॉइस्चर ज्यादा है तो उस केस में स्ट्रेंथ है वो कम होती है, तो प्रॉपर अगर ड्रेनेज है तो सैचुरेशन की कंडीशन नहीं बनेगी और उसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहेगी। तो इन सारे के ही कॉम्बिनेशन से हम थिकनेस ऑफ पेमेंट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 216। क्वेश्चन 216 में पूछा है कि जो मिनिमम थिकनेस है बेस ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेमेंट वो कितनी होगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ जनरल इंफॉर्मेशन नहीं है आपकी सारी बुक्स में आपको अवेलेबल रहेगा, और उतना लॉजिकल भी नहीं है, याद रखने वाली वैल्यू है। और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस के एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम है। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, एक तो ये क्वेश्चन है ग्रुप इंडेक्स मेथड पे बेस्ड है। एक बुक में ये गिवन है ग्रुप इंडेक्स मेथड में कि बेस की जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर होगी, और उसी के अकॉर्डिंग इसने आंसर भी ये दिया है, बट इसने मेंशन नहीं किया कि इसने ग्रुप इंडेक्स मेथड के अकॉर्डिंग पूछा है। और ऐसे बहुत सारे मेथड हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड के अकॉर्डिंग थिकनेस अलग अलग होगी। प्लस ग्रुप इंडेक्स मेथड है अब इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। कुछ कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस फिर भी आ जाते हैं, बट ऐसे डायरेक्टली वैल्यू पूछने का लॉजिक नहीं बनता। तो आप अगर याद रख पाते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रख पा रहे हो ऐसी वैल्यूज को तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उन पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो आप उनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ याद कोई भी नहीं रख सकता। और अगर आप सेलेक्टिवली स्किप कर रहे हो कुछ ऐसी चीजों को तो उतना लॉस नहीं है उसमें। उसके बजाय आप ऐसी चीजें याद रखो, काफी सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो बेटर है कि उनको याद रखो। अगर रख सकते हो इसको भी तो कोई इश्यू नहीं है, बट स्किप भी कर सकते हो। क्वेश्चन 217 में पूछा है इसने कि अगर पुअरली ग्रेडेड सबग्रेड सॉइल है तो थिकनेस ऑफ बेस कितना होगा। अगेन ये मेथड भी, ये भी क्वेश्चन है, ये ग्रुप इंडेक्स मेथड पे बेस्ड है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल के अकॉर्डिंग थिकनेस गिवन है। ये गिवन है सब बेस के लिए कि अगर गुड है तो 100 mm होगा, और गुड तब होगा जब ग्रुप इंडेक्स वैल्यू 2 से लेके 4 तक है। फेयर है तो 200 होगा, और पुअर है तो 300 mm होगा। तो ये वाला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन 218 में पूछा है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग है वो किसको इंक्लूड करता है। तो ये ऑप्शंस में जो दिए हैं सारे ही ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इंक्लूडेड है। ए में है कि रेगुलेटरी जो मेजर्स हैं उसको प्लानिंग करना। बी में गिवन है कि कंट्रोल डिवाइसेज हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उनका डिजाइन और उनको अप्लाई करना। सी में गिवन है कि जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक है उनको एनालिसिस करना, जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक कैपेसिटी वगैरह हो गई। और डी में गिवन है कि ट्रैफिक ऑपरेशन। तो सारे ही हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 219। इसमें गिवन है कि क्लियर डिस्टिंक्ट विजन के लिए इमेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका जो रेटिना पे फॉल है वो उसमें एंगल कितना होगा। तो ये एंगल होगा 3 डिग्री। यहाँ पर इसका आंसर दिया है वो 5 डिग्री दिया है, जो कि नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये कुछ ऐसा है कि जैसे ये लाइन ऑफ साइट है तो उसके आसपास में जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होंगे बहुत अच्छे से, जो 3 डिग्री के एंगल तक बहुत क्लियरली विजिबल होंगे। 10 डिग्री के एंगल तक भी ठीक ठाक विजिबल है, बट अगर 10 डिग्री से ज्यादा एंगल हो जाता है तो फिर डिफिकल्ट होता है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको आप कर सकते हो आइडेंटिफाई, बट कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है
तो उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो विजन है वो अफेक्ट होता रहता है कि कितना क्लियर है या नहीं है। जैसे कि ये ड्राइवर है तो इसका लाइन ऑफ साइट तो होगा रोड के अलोंग इस तरीके से, और इधर उधर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो 3 डिग्री के अंदर होना चाहिए फेयरली क्लियर डिस्टिंक्ट विजन के लिए। और रेफरेंस के लिए आप इसमें यूज कर सकते हो, ये हाईवे की जो खन्ना एंड जस्तव की और एसपी बिंद्रा की बुक है दोनों में ही गिवन है। एसपी बिंद्रा की बुक में पेज नंबर 8.61 पे ये गिवन है और खन्ना एंड जस्तव की बुक में पेज नंबर 161 पे है। और अगर कोई नया एडिशन आया हो बुक का मेरी बुक के बाद में और मे भी पेज नंबर वेरी करे तो आप देख सकते हो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला जो चैप्टर है उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नाम का एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक में ये गिवन है कि ये एंगल है ये 3 डिग्री होता है। तो ये करेक्शन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 220। क्वेश्चन 220 में पूछा है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है जो ड्राइवर को जजमेंट लेने के लिए और एक्ट करने के लिए वो कितना होता है। जनरली में इसको 2.5 सेकेंड लेते हैं, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है वो अगर काफी सिंपल प्रॉब्लम है, काफी सिंपल सिचुएशन है तो ये 0.5 सेकेंड भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में 3 to 4 सेकेंड भी हो सकता है। तो 4 तो यहाँ पर गिवन नहीं है तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 सेकेंड जो ऑप्शन ई में गिवन है। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाईवे में मेरा एक्सपीरियंस अभी तक के क्वेश्चंस को सोल्व किया है वो ये रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं है और मिस्टेक्स भी हैं क्वेश्चंस में, या फिर कुछ गुप्ता एंड गुप्ता अगर आपने पहले करी है तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो वैसे तो हर सब्जेक्ट में मैं ये चीज रिपीट करती हूँ, बट यहाँ पे भी आपको जब भी ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चंस मार्क करने हैं। सेकेंड टाइम आप इस बुक को सोल्व करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है या क्वेश्चन है वो अपने आप में कंप्लीट है तो ही करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कि क्वेश्चन सही नहीं है, ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर आप स्किप कर सकते हो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है और आप बार बार उनका रिवीजन करोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।